आरंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमो नमः। मित्रों, आइए आज हम पढ़ते हैं तुदादी गण के अंतर्गत परस्मैपदी धातुओं में से कुटादी गण की धातुओं को। वैसे तो कुटादी गण में धातु पाठ में लगभग 42 धातु पढ़े गए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल यह 6 धातु आपको बताए जाएंगे जो कि कुटादी गण के अंतर्गत है। ठीक है जी। सत्यम जी, रायचरण जी सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? जी गुरु जी प्रणाम। भैया हाँ महादेव। ठीक है मनीष जी, चलिए। आज भी उत्तराखंड में अतिवृष्टि हो रही है 2 दिनों से लगातार। शायद प्रकाश जी इसीलिए नहीं जुड़ पाए हैं। चलो जब वो जुड़ जाएंगे तो उनसे भी कह देंगे। यहाँ पर कुटादीगण में जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी सत्यम जी से कई दिनों से कि यही है वो कुटादीगण। इस कुटादीगण में एक विशेष कार्य होता है गांग कुटादिभ्यो इणित के द्वारा। जो इत और णित भिन्न प्रत्यय है वो ङितवत हो जाते हैं। इत और णित से भिन्न प्रत्यय ङितवत कर दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ बस इतनी सी बात है। आइए, पहला यदि हम रूप बनाए लट लकार में, तो वो लट लकार का रूप यहाँ मूल में दिया ही नहीं है क्योंकि वो बहुत सरल है। इसलिए तो रूप आपके बनेंगे कुटति कुटतः कुटंती, कुटसी कुटथ कुटथ कुटामी कुटावह कुटामा। इस तरीके से रूपावली को भी हम बाद में चलाएंगे। अभी मूल में क्या पंक्तियां लिखी गई हैं, कौन से रूप लिखे गए हैं, उनकी सिद्धि समझेंगे। उसके बाद संपूर्ण रूपावली को हम बाद में चलाएंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। मूल में सूत्र लिखा है गांग कुटादी थी ङित्वम चुकुटिथ। तो चुकुटिथ एक प्रयोग है। कहाँ का? कुट धातु का लट, वो लिट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का। तो चलिए अब आप यहां देखें तो आपको ये होगा कि लिट लकार के प्रथम पुरुष में क्या बनता है, तो वहां पर रूप बनता है चुकोट। तो कह रहे हैं चुकोट में ये गुण कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि गांकुटादिभ्यो इणित से इत इणित भिन्न प्रत्यय ही ङितवत अतिदेश किए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो णल है, णल का ही आ बचता है, वो तो णित प्रत्यय है और णित से भिन्न प्रत्यय ङितवत किए जाते हैं, तो वो न किया जाएगा। अर्थात चुकोट यह रूप बनेगा, चुकोट है। और आगे चुकुट तो चुकटू तो बन जाएंगी। अब आइए मुख्य स्थल पर जहां गांग कुटादिभ्यो इणित की आवश्यकता है और जहां इन कुटादियों को करना आवश्यक है। आप यहाँ स्थिति कर लीजिए, कुट कुट ई था और कुकुट ई था और चुकुट ई था। समझ गए ना? यहाँ पर आपने अभ्यास चर्च वगैरह सब लगा लिए हैं, पूर्व अभ्यास सलादी से सब कर लिया है। तो चुकुट ई था। अब बात यह है कि आपका जो थल है ये सिप के स्थान पर हुआ है और इसको इडागम हो गया है। ठीक है, सिप के स्थान पर होता है थल, तो सिप आपका कैसा है? पित्त है। ठीक है। अच्छा, और थल, थल को सबसे पहले चेक करो कि यह जो थल है क्या यह णित प्रत्यय है? नहीं, ये णित से भिन्न है और ना ही इत है। इत मतलब यकार, चवर का अंतिम अक्षर, ना ये प्रत्यय वैसा है। तो ये इतणित से भिन्न प्रत्यय है। इतणित से भिन्न प्रत्यय होने के कारण गांग कुटादिभ्यो इणित को यही चाहिए। सूत्र कहता है कि गांग धातु और कुटादिभ्य, और कुटादि जो धातु उनसे परे इतणित से भिन्न प्रत्यय ङितवत हो जाता है। तो ये था वैसा ही है, तो इसको क्या हो गया? ङितवत हो गया। तो इसे ङित समझा जाएगा। ङित समझे जाने से क्या होगा? इस थल के था को, हालांकि इडागम है वो विपदेशी क्या कहते हैं, इडागमन न्याय से वह भी ङितवत हो जाएगा इट का ही, लेकिन इसके परे रहते
कुट धातु के उकार को जो पुगंत लघु पधस्य से गुण की प्राप्ति होगी वो गुण अब न होगा यहाँ पर। ठीक है, बस यह अंतर इसको पड़ेगा। समझ गए होगी मेरी बात को। तो गुण ना होगा, पुगंत लघु पधस्य की बाधा हो जाएगी, तो रूप बन जाएगा बस वर्ण सम्मेलन करने पर ही चुकुटिथा, इस तरीके का रूप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चुकुटिथा। और ये फिर उत्तम के दो रूप दिए हैं, उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष के क्यों दे रहे हैं? बात ये है कि उत्तम में भी णल आता है, तो णल तो णित प्रत्यय है। णल प्रत्यय कैसा है? णित। ठीक है, उत्तम में भी णल आता है। और वहां पर एक सूत्र है आपका कि उसका जो णित है, नलोत्तमोवा, उत्तम का जो नल है वो से णितवत होता है नलोत्तमोवा के कारण। तो जब एक बार ये णित है तो चुकोट गुण कर लेना पुगंत लघु पधस्य से। जब एक बार ये णित नहीं है तो इतृणित भिन्न प्रत्यय ङितवत हो जाएगा। तो ङितवत हो जाएगा, तब ऐसी पक्षी स्थिति में गांग कुटाते ङित लग गया ना, तो उसके कारण यहाँ पर ङितवत अतिदेश कर दिया गया आकार को, तो फिर पुगंत लघु पधस्य गुण मत करना। तो चुकोट चुकुट ये दो रूप बनेंगे उसके कारण। ठीक है, हाँ। और आगे चुकुटिव चुकटिव ये तो सब बनाएंगे ही हम। धातु शेट है तो कुटिता कुटितारा कुटितारा इत्यादि रूप भी बनते हैं। चलिए, इसके बाद इसी कुटादि में पुट धातु दी। पुट धातु संश्लेषण अर्थ में आती है। संश्लेषण अर्थात मिलना या चिपकना है, ऐसा अर्थ है इसका। तो पुटति पुटतः पुटंती, और धातु शेट है तो पुटिता पुटितारो पुटितारा ये रूप बनेंगे। इसी धातु से बना है, क्या है वो? पुटपाक आता है ना उसमें। अब पुटपाक प्रतीकासो रामस्य कर्णो। हाँ, ये तो हर एक टीजीटी वाले और पीजीटी वाले व्यक्ति को कंठस्थ होती हैं ये पंक्तियां एकदम। चलो, तो ये उसी धातु से पुट से बना है। आगे इसके कैसे और रूप बनते हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। मूल को देखते हैं आगे। ये अगली धातु दी स्फुट विकसने। विकसन मतलब खिलना, ठीक है, या बढ़ना है, विकास को प्राप्त होना, ये इसके अर्थ हैं। और वी उपसर्ग पूर्वक विस्फोट वगैरह भी इसी धातु से बनते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध वैयाकरणों का जो एक सिद्धांत है स्फोटवाद, स्फोट शब्द भी इसी स्फुट धातु से बनता है। ठीक है, तो वो तो कृदंत प्रकरण में बनाएंगे उन शब्दों को, तो अभी तो यहाँ पर इसके तिगंत के रूप चलाते हैं। तो स्फुट विकसने है तो स्फुटति स्फुटतः स्फुटंती है, तो इसलिए विग्रह भी की जाती है। स्फुटत्यर्थो यस्मात् है, असौ स्फोट, इस प्रकार से विग्रह की जाती है। तो स्फुटति ये रूप है। और धातु शेट है तो स्फुटता स्फुटार उच्चारा ये विरूप चल जाएंगे। फिर इसके बाद दो धातुएं और दी, इस फुर और इस फुल संचलने। तो आपकी ये धातु संचलन अर्थात हिलने डुलने अर्थ में आती हैं, या कहें स्पंदन अर्थ में आती हैं। तो इनके रूप बनते हैं स्फुरति स्फुरतः स्फुरंती। ठीक है, और गांगकुटा दिव्य णित की जो आवश्यकता है वो आप णित से भिन्न प्रत्ययों में आगे समझिएगा, वहां ङितवत कर लेना है, तो वहां पर वो रूप बनेंगे उसकी। इनको तो वो आगे हम बनाएंगे भी उन्हें। और यदि स्फुल धातु है, पहली धातु है स्फुर और दूसरी इसमें साथ में पड़ी गई है स्फुल, यदि स्फुल धातु है तो रूप बनेंगे स्फुलति स्फुलतः स्फुलंती। ये भी समझना, आगे हम बताएंगे अन्य रूपों को भी। इसके बाद रायचरण जी, इसके बाद यहाँ पर यह सूत्र उद्धृत किया गया है। अच्छा, मैं इसको, मुझे यहाँ शत्व वैकल्पिक शत्व विधायक लिखना चाहिए, यहाँ इट विधायक लिखा रह गया है, मैं इसे बाद में सही कर दूंगा। ठीक है जी। तो इस सूत्र का अर्थ का क्या होता है और कहाँ लगता है, उसके लिए देखिए, जब निरुपसर्ग है
तब ये सूत्र की प्रवृत्ति होती है। और स्फुरति, ये धातु, ये सूत्र जो है शत्व करता है। किसको करता है? सूत्र के अर्थ को देखिए। यह सूत्र का अर्थ आपके इधर मूल में तो नहीं दिया गया है, हमने टीकांतर की सहायता से यहाँ पर लिखा है कि शत्वम वास्यात्, केवल इतना ही मूल है। बाकी ये लिखा है कि स्फुरति स्फुलत्योः सकारस्य, स्फुरति और स्फुलति जो दो धातु हैं अभी जिनका आपने रूप बनाए थे यहाँ पर स्फुरति स्फुलति, इनके सकार को, इनमें सकार कहाँ है? आदि में ही पठित है दंत सकार। तो इस सकार को निस, नी और वी, ध्यान रखना, तीन उपसर्ग है। निस नहीं, इसे मुझे निर लिखना चाहिए था, क्यों? निर्निविभ्य। हालांकि कुछ टीकाकारों ने यहाँ निस भी पाठ माना है ना, इसलिए मैंने उसको ही शायद देख करके यहाँ निस लिख दिया है, क्योंकि सूत्र में तो पाठ आपका निर्निविभ्य है, तो वहां पर निर या निस दोनों को ही समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि भैमी व्याख्याकार तो इसको निस और निर दोनों उपसर्ग पूर्वक दे रहे हैं, तो निस और साथ में यदि मैं निर भी जोड़ दूं तो ये सही हो जाएगा। और कुछ लोगों ने केवल निर का निर ही लिखा है, जैसा कि यहाँ पर सुनाई दे रहा है निर्निविभ्य, केवल इतना ही। सकार ही होगा, क्योंकि सकार को ही ये शब्द कर रहा है ना। नहीं, पर ये कौन निश्चय। से सकार को कर रहा है? ये धातु के को कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये बात ये है कि ये धातु के सकार को कर रहा है। मैं आगे पूरा बता भी रहा हूँ। तो देखो सूत्र कह रहा है स्फुरति स्फुलत्योः सकारस्य, धातु को कर रहा है, स्पष्ट बात हो गई। जी जी जी। लेकिन वो स्फुरति और स्फुलति का सकार परे किससे होना चाहिए? तब उससे कहा कि निस नी वी, या फिर आप इस जगह निर नी वी ऐसा पढ़िएगा, है। इत्ते तेभ्य उत्तरस्य शत्वम वास्यात्, इससे उत्तर को जो है शकार हो जाता है विकल्प से, शत्व विकल्प करता है ये सूत्र। तो हमने इस सूत्र की व्याख्या को आइए यहाँ पर घटाते हैं, कैसे क्या रूप बनेंगे। और आज हमने इस सूत्र का बहुत स्वाध्याय किया, बहुत सारी टीकाओं से इधर उधर से। और इसके बाद जो अगली धातु आ रही है अणु स्तवने, इसमें एक नीचे उदाहरण दिया हुआ है परिणुत गुणोदयः, इसको स्वाध्याय किया। मतलब हम बैठे थे 5 बजे के, और 5 बजे से लेकर के और 8-10 तक इसको ही देखते रहे, इन दोनों विषयों को, ठीक है। तो आज बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखेंगे। आप विद्वान लोग हैं, उन्हें चिंतन भी करिएगा और मुझे भी कुछ बाद में बताइएगा कि क्या मैंने सही दिशा को सोचा है। आइए पहले मूल चिंतन कर लें पहले। अब हम क्या कर रहे हैं, इस शत्व विधायक सूत्र को समझते हैं। शत्व विधायक सूत्र में लिखा हुआ है कि मतलब दो रूप बनाए हैं यहाँ पर आपके मूल में, देखो निस्फुरति निस्फुरति, ये दो रूप बने। कैसे बनेंगे थोड़ा इनका चिंतन कर लेते हैं। आप निर और स्फुरति ऐसा कर रख लीजिए, ठीक है। और यदि आप निस उपसर्ग को भी मानते हो तो निस कर लेना, उस सकार को ससुरु से रू कर लेना, फिर वो रा ही हो जाएगा, है ना, ऐसा कर लेना। अब क्या होगी स्थिति? स्थिति हो गई निर स्फुरति, और अब आप लगा दीजिए स्फुरति स्फुलत्य हो सकारस्य, स्फुरति और स्फुलति के सकार को क्या हो जाता है? शत्व, मूर्धन्य हो जाता है। कब? जब वो यदि वो निस नी वी इनसे परे हो, तो निस से, नी से और वी से। तो यहाँ पर मूल कारण ने उदाहरण एक ही दिया है, या तो निरुपसर्ग का समझ लो इसे, या निस उपसर्ग का समझ लो, इसका ही पूर्व उदाहरण दिया है। और आगे नी और वी पूर्वक उदाहरण यहां नहीं दिए हैं। सबसे पहले इतनी बात क्लियर कर लेना, ठीक है। यस, अब हमने जब निस्फुरति ऐसा कर लिया, तो हमने अब धातु का जो स्फुरति का सा है उसको मूर्धन्य कर लेना इससे, और निर का जो रा है उसको बना देना आप खरबसाने और विसर्जनिया से विसर्ग, है। तो स्थिति बनेगी आपकी नीहि और स्फुरति। समझते जाइए एक एक बात को, नीहि स्फुरति, थोड़ा बारीकी है। ऐसी स्थिति होने पर, नीहि स्फुरति, ऐसी स्थिति होने पर एक सूत्र है आपका वासरी। वो सूत्र ये कहता है सर परे रहते विसर्गों को विसर्ग विकल्प से होता है।
है। तो अब ये विसर्ग एक पक्ष में, जब ये विसर्ग ही रह गया इसको, क्योंकि यहाँ पर विसर्जनीय से स प्राप्त था, है, विसर्गों को वो सकार कर सकता था, लेकिन विसर्गों को विसर्ग रह गया। तब उस पक्ष में आप क्या करिएगा, ठीक है, तब आपको ये आगे एक वार्तिक दिया हुआ है। वार्तिक है आपका खर परे सरी वा खर परे सरी विसर्गस्य लोपो वा वक्तव्य। ये विकल्प से करता है विसर्ग का लोप। कब क्या कहता है ये, खर परे सरी, खर परे हो ऐसा सर। तो आइए यहां पर देखिए, इस फू में खर परे है, खप छ ठ थ का फ है, तो खर परे सरी मतलब ऐसा सर जिससे खर परे हो। तो यस, ऐसा वो सर है, ठीक है। कौन, मूर्धन्य ष। तो सर परक खय के परे रहते विसर्गों का लोप विकल्प से हो जाता है। तो एक बार जब आपने विसर्ग का लोप कर दिया, विसर्गों का लोप कर दिया, तब स्थिति हो जाएगी ये। तो पहला रूप बनेगा ये वाला निष्फुरति, ये वाला रूप बनेगा विसर्ग लोप वाला, जो कि आपके मूल में नहीं दिया गया है। यहाँ पर तो दो ही रूप दिए गए हैं इस प्रकार के आपके सब जगह। लेकिन कुछ जो लघु सिद्धांत कौमुदी के मैंने संस्करण देखे हैं, उसमें है ना बिना विसर्ग वाला रूप दिया हुआ है, ये समझ लेना, ठीक है। तो पहला रूप बनेगा ये। दूसरा वो बनेगा जब वासरी ने विसर्ग ही कर रखा है, तो निहि स्फुरति बनेगा। और तीसरा रूप वह बनेगा जहां पर विसर्जनीय, क्योंकि वासरी भी विकल्प है ना, तो एक बार निस्फुरति रहेगा। तीसरा रूप वह बनेगा जहां पर शत्व नहीं होगा, शत्व नहीं होगा गुरुजी। मतलब इन विसर्गों को साकार हो जाएगा विसर्जनीय से सह से पक्ष में, क्योंकि वासरी विकल्प है, तो विसर्गों को साकार हो जाएगा। और फिर आप उस दंत सकार को इष्टत्व करके दो सकार वाला तीसरा रूप बना लेना। ये लिखा है वासरीति विकल्प पक्षे, है, तो निष्फुरति ये रूप बना लीजिएगा, ठीक है। आप इन तीनों जगह ये देखिएगा कि इन सभी जगह पर स्फुरति स्फुलत्योर निर्विभ्य यह सूत्र लगा है, क्योंकि ये सूत्र भी विकल्प करता है। तो जब ये सूत्र लगा है, इस सूत्र के लगने से वासरी और खरपरे सरी इस वार्तिक के विकल्प के से तो ये तीन रूप बन गए। ये तो तीन रूप तो ये बनेंगे आपके। अब इस वाले रूप को विचार करो, ये सबसे इनमें अलग है। ये वो रूप है जब स्फुरति स्फुलत्योर निर्विभ्य भी नहीं लगा है, समझे ना, वो भी नहीं लगा है। अर्थात धातु के सकार को आप देख रहे हो, वो मूर्धन्य सकार नहीं है, यहाँ शत्व नहीं हुआ, तो शत्व नहीं हुआ। जी जी। तो एक रूप यह भी बनेगा। और हम इसे एक रूप क्यों कहें, हम तो ये कहेंगे कि अब वासरी यहां भी लगाइए, नहीं बनेगा जी, है ना, यहां भी सोच लीजिए। यदि आप वासरी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वासरी लगाओगे तो एक पक्ष में विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और जब विसर्ग होगा तो खर परे यह वार्तिक, इस वार्तिक में ध्यान देना, यहाँ ये खर परे सरी वा विसर्ग से लोपो वा वक्तव्य, ये वार्तिक क्या करेगा, यहां पर भी विसर्ग का लोप करवाएगा। तो विसर्ग का मतलब नी के आगे जो विसर्ग है, तो वहां पर भी वह दूसरा रूप बन जाएगा। और निस्फुरति सकार द्वय वाला रूप वहां पर भी बन जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हम तो ये समझते हैं कि 6 रूप बनेंगे। लेकिन
मैंने ये तीन ही यहाँ क्यों लिखे? तीन इसलिए लिखे कि तीन का तो प्रमाण हमें मिल गया, ठीक है। वहमी व्याख्याकार ने यहाँ पर जो लिखा है वो भी मैं आपको बता, आप उसे पढ़ लेना खुद, है ना। लेकिन तीन का प्रमाण गीता प्रेसकार ने तो लिखा है, इस तरीके से बनेंगे। लेकिन तीन ये वाले बना लो तो ये 6 बनेंगे। तो तीन उन्होंने शायद वही पक्ष लिखा है जब सत्य होगा, और सत्य नहीं होगा धातु के स्फुरति के साकार को, तो वो तीन अलग बनेंगे, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो ये तो इनका तो प्रमाण मिलता है उसमें। लेकिन एक बात और विशेष कहें आपसे, लेकिन गीता प्रेसकार ने यह जो वार्तिक है पता नहीं क्यों गलत दे रखा है। उन्होंने जो वार्तिक लिखा है वो कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि उस वार्तिक का सही पाठ ऐसा है, और वैसा करने से गड़बड़ हो जाएगा। आप कह रहे हो कैसा क्या है, तो सुन लो भैया सब कहानी, ठीक है। आप यहाँ पर वार्तिक का पाठ देख लीजिए। खर परे सरी वा विसर्ग से लोपा, लोपो वा वक्तव्य, ठीक है। आपने वार्तिक का स्वरूप देख लिया। आइए अब आपको वहां पे भी दिखा दें वार्तिक का स्वरूप। हाँ सर परे लिखा है। हाँ दिख गया ना, अभी मैं दिखाता भी हूँ क्या हुआ भाई। चलो, अब गीता प्रेस में ऐसी अशुद्धि रह जाना बड़ा दिक्कत लगता है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सर परे खरी वा विसर्ग से लोपो वा वक्तव्य। ऐसा कहीं वार्तिक का स्वरूप नहीं है, इसका तो अर्थ कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस वार्तिक को सही कर लीजिए, या खर परे सरीवा ऐसा कर लीजिए, बात बराबर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा ही स्वरूप हमें मिला कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में, ठीक है। हमने जो तीन रूप वाली बात लिखी है वो तो उन्होंने कही है, ठीक है। वार्तिक तो उन्होंने गलत लिखा है, लेकिन बातें आगे सही कही। फिर आगे है कि वार्तिक इति वार्तिके ना वा विसर्ग लोपे, विकल्प से विसर्ग का लोप होकर के निस्फुरति, ये पहला रूप बन जाएगा, ठीक है। और विसर्ग पक्षे जब विसर्ग रहेगा, मतलब वासरी से, तो वासरी जब विसर्ग है विकल्प ना विसर्ग से विसर्गे, विसर्ग को विसर्ग विकल्प से होगा, तो एक बार विसर्ग पक्ष वाला रूप रहेगा निस्फुरति। और तद अभाव पक्ष जब ये नहीं लगेगा तो विसर्जने से विसर्ग वो सकार हो जाता है। उस सकार को सकारित से मूर्धन सकार करके निष्परति रूपत्रयम सिद्धम। तो रूपत्रयम सिद्धम उस पक्ष में है, ये ध्यान रखना। इस बात की भी संगति हो जाएगी कि जब आपने धातु के सकार को स्फुरति इस बार सूत्र को लगा लिया है तब, ठीक है, तब उस पक्ष में ये सही होंगे। और उस वार्तिक का स्वरूप जो हम बताए हैं वो सब जगह ऐसा ही है। आपको हम प्रमाण के स्वरूप दिखा रहे हैं थोड़ा, आप इसको देखो। ये वो वार्तिक है आपका जिसका स्वरूप क्या है, और उसका अर्थ वर्णन भी उन्होंने लिखा है कि खर परे सरी वा विसर्ग, खर परे सरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्य। यदि सर वर्णात है अनंतरम अर्थात अव्यवहित रूपेण खर वर्ण मतलब खर में ये वर्ण आते हैं, द्वितीय और सा भी आते हैं, तो श खर परे सरी, तो खर में आ गए आपके खपा छठा था ये शा वर्ते थे। तो तरी प्रक्रियायाम विसर्ग से लोपः है विकल्पेन विसर्ग लोपः अपि भवति। उदाहरण दिए, सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण अलग है, इन्होंने अपने अलग दिए, इन्हें भी देख लेना। जैसे कह और स्थास्यति, इसको देखिए, या वासरिति विकल्पे ना विसर्ग विसर्ग भवति, और पक्षे एक पक्ष में तो विसर्ग हो जाएगा, तो पक्षे जब वो विसर्ग नहीं होगा तो खर परिसरिवा विसर्ग लोपो वक्तव्यति विकल्पेन विसर्ग लोपे। और फिर पक्ष में क्या हो जाता है, विसर्जनीय सा से सा भी हो जाता है, इति सप्तमपि भवति। तो अनेन प्रकारेण त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तो त्रीणि रूपाणि समझ गए ना कैसे सिद्ध होंगे ये, और वार्तिक का आपने सही स्वरूप भी देख लिया। तो तीन रूप यहाँ पर भी उस पक्ष में सिद्ध है जब स्फुरति स्फुलत्योर निर्विभ्य लग जाएगा तब, ठीक है। मेरी बात समझ गए होगे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो
और कुल मिलाकर के तो अब इस वाले पक्ष को ले लो और इसको भी ले लो तो 6 बना लेना ऐसे तो फिर तो ठीक है। चलो इस धातु के भी रूप हम मित्रों हम अभी चलाते हैं, चिंता न करो सबके चलाएंगे। आओ अगली धातु में थोड़ा आइए। अगली धातु है ये णुस्तवने। अब यह णुस्तवने धातु स्तवन अर्थात स्तुति करने अर्थ में प्रयोग की गई है। मनीष जी आज आपके श्रीमद् भागवत का विषय आने वाला है, ठीक है ना। हाँ तो णुस्तवने के रूप तो कुछ नहीं लिखे। सबसे पहले वरदाचार्य जी ने एक पंक्ति लिख दी, परिणुत गुणोदय, परिणुत गुणोदय, ये पंक्ति लिख दी है। अभी तक तो कहीं कुछ भी नहीं लिखते थे। ये पंक्ति का मतलब क्या है मित्रों? ये पंक्ति इस प्रसंग में लिखी गई है कि णुस्तवने धातु को कुछ आचार्य हिरस्व उकारांत मानते थे। इसको मानते थे णु नहीं, वो मानते थे नु। णु मतलब हिरस्व उकार है इसमें, ऐसा मानते थे। ठीक है, माधवीय धातु वृत्ति से भी और पुराने आचार्य वो सब ऐसा मानते थे। तो अब ये धातु वास्तविक है क्या? तो माधवी धातु वृत्तिकार ने भी माना है कि ये धातु आपकी दीर्घ उकार वाली ही है। ठीक है, दीर्घ उकार वाली है आपकी ये धातु। वो उसमें भाष्य के प्रमाण भी देते हैं कि गांगकुटादिभ्य निंगित, इस सूत्र में जो भाष्यकार ने है नूतः इत्यादि जो प्रयोग किए हैं, है भाष्यकार का यहाँ उन्होंने वो पंक्ति दी है कि भाष्यकार की एक पंक्ति है गांगकुटादिभ्य निंगित पर, तस्मात् नूत्वा धूत्वा इत्ये भवितव्यम। तो भाष्यकार भी ऐसा चाह रहे हैं कि ये दीर्घ उकारांत ही धातु है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात होती है कि ये धातु को दीर्घ उकारांत मानने पर जो फायदा है वो यहाँ तिङंत स्थल पे तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो कृदंत स्थल पर फायदा होगा। क्यों? क्योंकि तिङंत में ध्यान देना रायचरण जी, थोड़ा बात मार्मिक है। क्योंकि तिङंत स्थलों पर यदि दीर्घ उकार भी है तो आप वहां पर जैसे ये नु आती ऐसी स्थिति थी, तो वहां पर जब आप प्रयोग सिद्ध करोगे तो चाहे दीर्घ उकार हो चाहे ह्रस्व उकार हो, उबंग दोनों को हो जाता है। तो यहाँ पर सप्रत्यय के परे रहते नोवती तो दीर्घ उकार से भी बन सकता है, ह्रस्व उकार से भी बन सकता है। ठीक है, और भी कहीं भी चले जाओ, किसी भी लकार की बात कर लो, कहीं अंतर नहीं पड़ने वाला। यहां पर तो आप दीर्घ रखो ह्रस्व कर लो, तिङंत के लिए कोई अंतर नहीं। लेकिन जब आप कृदंत में जाओगे, कृदंत में जाने पर परिणूत गुणों ये जो है या फिर ये नूत्वा धूत्वा ये कैसे बनेंगे? ये तो नहीं बन सकते, क्योंकि वहां तो धातु को दीर्घ उकारांत आपको रखना ही है। अच्छा, और दूसरी बात ये तो नहीं बन सकते, लेकिन वरदराजाचार्य जी ने जो यहाँ पर एक प्रयोग दिया वो वही प्रयोग दिया जो कि उनके गुरुजी ने दिया है, भट्टोजी दीक्षित जी ने, परिणूत गुणोदय। अर्थात दीक्षित ये तो वरदराजाचार्य जी तो ये बतलाना चाहते हैं, उन्होंने कोई भाष्य प्रमाण नहीं दिया माधवी वृत्तिकार की तरह, माधवी धातु वृत्तिकार की तरह गांगकुटादिभ्य के भाष्य में इस धातु को दीर्घ बताया, ऐसा प्रमाण नहीं दिया। बल्कि यहां पर वो लिख रहे हैं परिणूत गुणोदय। यह जो काव्य का उदाहरण दिया है कि ऐसा शिष्टों ने ऐसा प्रयोग किया है परिणूता में। परिणूता जो देख रहे हो ना, अणुता ये सी धातु का रूप है, अणुता कता प्रत्यय का, तो ये प्रयोग किया है काव्यकारों ने। तो यहां पर दीर्घ किया है, तो हम भी इस धातु को क्या समझेंगे? दीर्घ समझेंगे, परिणूत गुणोदय इसके कारण। ठीक है, अच्छा ये तो इन्होंने लिखा परिणूत गुणोदय के कारण। अरे परिणूत गुणोदय है किस काव्य का फिर? तो भैमी व्याख्याकार ने इसको ढूंढने की कोशिश की है लघु सिद्धांत कौमुदी के इतिहास में। तो वो कहते हैं कि जी परिणूत गुणोदय ये कहीं पाया तो है नहीं हमें, लेकिन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 44वें श्लोक में, मैं उसे आपको दिखाता हूं, परिणूत शब्द का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन वहां पर गुणोदय न होकर के वहां पर जो पाठ है वो इस तरीके का है।
कि परिणुता खिलोदय, क्या पाठ दिए हैं? परिणुता खिलोदय। तो उनका ऐसा मानना है कि भैया पाठांतर हो सकता है, तो शायद यही पाठ उनके समय पर रहा हो, बाद में परिणुता खिलोदय हो गया, है ना। ये श्रीमद् भागवतम का देख लीजिएगा यहाँ से कि ये कहाँ का है, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का है, ठीक है जी। ये कुंती के द्वारा भगवान जी की स्तुति की जा रही है, वो है ये। तो इस श्लोक ये है कि प्रथयेत्थं कलपदयी परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया, ये प्रयोग दिया है। ये कुंती स्तुति कर रही है प्रथया अर्थात कुंती के द्वारा, है कल पदई ही, बड़े है कल 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 पदई इत्युक्ते मधुर पदई ही, मधुर पदों के द्वारा परिणुताखिलोदय अर्थात परिणुतः अखिलोदय, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकलेगा कि परिणुता का मतलब हुआ स्तुतः गुणानाम उदय, अर्थात उनके लीलाओं का वर्णन है, अखिल लीलाओं का उदय अर्थात उनका वर्णन किया उन्होंने, ठीक है। और मंदम जहास वैकुंठो, और जो वैकुंठ अर्थात जो भगवान कृष्ण है वो मंदम जहास, वो मंद जहास मतलब वो आपके मंद रूप से हंसे, आवाज आ रही है ना, मोहन जी। मोहयन्निव माया, मोहन्निव माया मतलब अपनी माया से मोहित हुए मंद मुस्कुराने लगे। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ है। तो यहाँ पर जो पाठ आपको दिख रहा है वो क्या है? परिणुता खिलोदय, ऐसा पाठ है, ठीक है। अब वो पाठ नहीं है, आप समझ गए होगे। तो ठीक है, परिणुता ऐसा जो पाठ है हम इससे यही मान लेंगे कि यह जो प्रयोग यहाँ पर दिया है इन्होंने, ये ठीक है कि परिणुतः दीर्घ घटित ही प्रयोग देना चाहिए, क्योंकि काव्यकार सब ऐसा कह रहे हैं। लेकिन एक टीकाकार यहाँ पर यह भी लिखते हैं कि यहाँ पर छंद भंग हो जाएगा, इसलिए दीर्घ दे रहे हैं, दीर्घ उकार। तो कौन सा छंद है वो कैसे भंग हो जाएगा, ये भी यहाँ पर द्रष्टव्य है। वो दादी मतकार ऐसा लिखे, ठीक है। और छंद भंग तो क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, छंद में तो ऐसा किया ही जाता है। अपी मासम मसम कुर्यात छंदो भंगम न कारयेत, ये बातें तो हैं ही खैर छंद के विषय में। तो ठीक है, दीर्घ पाठ है, कहने का तात्पर्य है। तो रूपा विधर नोबत्ती नोबत्ता नुबंती और नुनाव नुबत्तु नुनबु इत्यादि रूपों को आप बना लीजिए। आइए अब सब रूपों को चला लेते हैं इकट्ठे, कुट से लेकर के यहां तक अब धनादन रूप चलाते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, कुट चलाएंगे। तो कुटति कुटतः कुटंती है, थोड़े थोड़े चला लेते हैं, पूरे तो आप जानते ही हो, विद्वान आदमी हो गए हो। उसके बाद है चुकुट चुकुटतु चुकुटुहु और चुकुटिथा चुकुटतु चुकुट 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 चुकटिम चुकटिम, ये समझ लेना। तास भी नितवत है, तो कुटिता कुटितारु कुटितारा बनेगा, या कोटिता मत बनाना आप, है गंगुटा दिव्य नित हो गया है। और इधर कुटिष्यति कुटिष्यता कुटिष्यंती बन जाएंगे, और कुटतु कुटता कुटताम कुटंतु और कुटता कुटताम कुटन कुटित कुटिताम कुटयु कुट्यात कुट्यास्ताम कुट्यासु। और लिंग में हलंत लक्षणा वृद्धि का निषेध स्वतः सिद्ध है, तो सिच के नितवत होने के कारण बस लघुपद गुण नहीं होगा, वो भी नहीं होता, मतलब ना तो लघुपद गुण होगा और हलंत लक्षण वृद्धि का तो निषेध कर ही देगा, तो अकुटित रूप बनेगा। यहाँ पर ये अंतर पड़ेगा, देखो गंकुटा दिव्य के कारण, है ना। तो अकुटित अकुटिष्टाम अकुटिसु, और आगे जो है ये अकुटिष्यत अकुटिस्ताम अकुटिष्यन, समुपसर्ग पूर्वक इसके प्रयोग मिलते हैं, आपने ये देखे। अब आइए अब आगे देखते हैं। आगे आपके पुट धातु है, तो पुट धातु तो बड़ी ही सरल है, पुटति पुटता पुटंती, जैसी कुट वैसी पुट। और यहाँ पर पुपुट पुपुटु पूर्व पुपुटी था, ये गांगुटा देवी का असर है यहाँ। पुपुटतु पुट पुपुटु पुपुटे पुपुटिमो, और पुपुट और पुपुट है, पुपुट में जो है यहाँ पर भी गांगुटा देवी के कारण वो नहीं हुआ है यहाँ पर गुणादि।
और इधर पुटिता पुटितारु पुटितारा पुटिशति पुटिशता पुटिशन्ति पुटिता पुटिता पुटंतु अपुटिता पुटिताम उपटन, और लिंग में पुटित पुटिताम पुटित, आज लिंग में पुट्यात पुट्यास्ताम पुट्यास्तु। यहाँ पर अपुटीत बनेगा, ऊ के उकार को लघु पद गुण बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। गंगुटा बेड़नित के कारण नियतवत हो चुका है। चलो, तो अपुटिष्टाम अपुटिशुहु है, नित्व प्रयुक्त यहाँ पर गुण नहीं होगा, कहने का मतलब है फिर है अपुटिष्टा पुटिष्टाम अपुटिष्यन। तो पुट धातु ग्रुप भैया ऐसे ही चला लेना, ठीक है। अब इससे अग्रिम धातु में आ जाओ। अग्रिम धातु है आपकी स्फुट धातु, बड़ी प्रसिद्ध है। स्फुटति स्फुटता स्फुटंती और स्फुटामा। और यहाँ पर लिट में तो सरपूर्वा खयः लगा ही देना भैया, फकार शेष रहेगा, अभ्यास चर्च से उसे पकार, तो पुष्फोट है, ये प्रक्रिया कर लेना, सरपूर्वा खय और अभ्यास चर्च। तो पुष्फोट, जो समझ में ना आए करने पर आप मुझे पूछ सकते हैं। राजेश जी ने आज मुझे एक प्रयोग भेजा भी था, मैं आपसे राजेश जी बाद में उस संबंध में बात भी कर लूंगा, ठीक है। तो पुष्फोट पुष्पटतु पुष्पटुहु ये बन जाएंगे, और स्फुटता स्फुटारु स्फुटार स्फुटसति स्फुटसंति और स्फुटतु स्फुटाम स्फुटवन्तु, और लंग में अस्फुटत अस्फुटताम अस्फुटन, और विधिलिंग में स्फुटित स्फुटिताम स्फुटेयु, आशीलिंग में स्फुट्यात स्फुट्यास्ताम स्फुट्यासु, और लुंग में अस्फुटीत है, गांगुत्रा विनित का लगा है, अस्फुटिष्टाम अस्फुटीसु, और लिंग में स्फुटिस्ताम अस्फुटिस्यन। ये उपसर्गों का योग इससे बहुत होता है। तो प्रस्फुटति है और विस्फुटति, ये बहुत प्रयोग होते हैं। तो प्रस्फोटा विस्फोटा, इसके जो है उधर घय प्रत्यय होने पर भी ये रूप कृदंत में भी बनाए जाएंगे। तो स्फुट हो गई। स्फुट के बाद आ जाइए स्फुल धातु। स्फुल धातु है तो इसके स्फुलति स्फुलता स्फुलंती है, और पुष्फुल पुष्फुलतु पुष्फुलु, इसमें स्फुलिता स्फुलिष्यति, स्फुलतु स्फुलतात, लंग में स्फुलत, विधिलिंग में स्फुलित और स्फुल्यात। स्फुल्यात में यहाँ पर एक बात लिखी है इन्होंने, और लुंग में स्फुलित बनाया, फिर स्फुलिष्यत। स्फुल्यात में क्या है, ये एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा हलीच। वो सूत्र क्या करता है, धातु के रेफ वांत की उपधा को दीर्घ करता है, हलीच सूत्र। तो आशीर्लिंग में कह रहे हैं कि यहाँ पर स्फुल्यात बना दो, धातु के रेफ हो, धातु के उसमें तो रेफवांत धातु की उपधा हो। तो यहाँ पर ये स्थिति हो जा रही है कि फो ल, इस फुल समझना। तो यहाँ पर ये ला है, तो तुम कहोगे कि हलीचा तो रेफ और वांत की उपधा को ही दीर्घ करता है, यहाँ तो ये ला है, तो कैसे करोगे। तो रायचरण जी कह देंगे कि रलयो अभेदा, कि र और ला का अभेद है, तो ला से र भी समझा जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ हो सकता है। लेकिन यह जो रलयो अभेदा कह रहे हैं भैमी व्याख्याकार, मैंने उनकी टिप्पणी भी आपको बता रखी है, कि व्याकरण में स्वीकृत नहीं है ये। कारण ये है, उन्होंने लिखा है कि धातुओं के रेफांत या वांत न होने से हलीच सूत्र से उपधा दीर्घ नहीं होता, और कह रहे हैं रलयो जो अभेद है वो पाणिनि व्याकरण में नहीं चलता। तभी तो मुनि ने अतो लरांतस्य सूत्र में क्या किया है, अतो लरांतस्य, ला का भी ग्रहण किया है और रा का भी ग्रहण किया है। यदि काम ही चल जाता है, ला के काम रा में हो जाते, तो वो एक ही इसमें से उन्हें कह देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, र प्रत्यार वाला झंझट न पड़ता ना, तबलकारा इत्यादि का वो सब ठीक है, वो लपर ऐसे ही हो जाता, जहाँ रपर होता है लपर भी समझ लिया जाता, तो इतना बड़ा वो नहीं खड़ा होता। तो इससे पता चलता है कि ये नहीं है इस तरीके का, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, रले वेद यहाँ मत लगा देना। आइए अब इससे अग्रिम इसके रूपों को देखते हैं। अणु धातु, भैया ये कर होता तो एक धातु कम हो जाता। अगर र और ल का अभेद माना जाता तो ये फूल और फूल को दोनों अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, एक अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, बिल्कुल ये भी है। हाँ हाँ, तो रलयो अभेदा तो नहीं कह सकते, बहुत जगह व्याकरण में आता है, ये प्राचीनों के सिद्धांत है। कोई जो है डलयो अभेदा, ड और ला के अभेद को भी कहते हैं कुछ जगह, है ना, ऐसे भी सिद्धांत आए। चलो अब किसके बाद नू धातु है, तो नू है तो नुवति नुवता नुवंती है। नुवति मतलब स्तुतिम करोति इत्यर्थ, णु स्तुतौ है ये, है ना, स्तवने है, णु स्तवने है ये। तो नुवति नुवता नुवंती नुवसी नुवथा नुवता नुवामी नुवामा नुवामा
और इधर नुनाव नुनुबतु नुनुबु नुनुविथ नुनुबथु नुनुब नुनाव नुनव नुनुवेव नुनुवेम। और लोट में नुविता नुवितारु नुवितारा नुवितास नुवितास्ता नुवितास्ता नुवितास नुवितास नुवितास्मा। और लिट में नुविष्यति नुविष्यत नुविष्यन्ति नुविष्यसि नुविष्यत नुविष्यत नुविष्यामि नुविष्याव नुविष्याम। नुवतु नुवतात नुवताम नुवन्तु। और नुव नुवतात नुवतम नुवत नुवामि नुवामा नुवानी नुवाव नुवामा। लंग में अनुवत अनुवताम अनुवन अनुवह अनुवतम अनुवत अनुवम अनुवाव अनुवामा। इसमें विधिलिंग में नुवेत नुवेताम नुवेयु नुवे नुवेतम नुवेता नुवेयम नुवेमा नुवेमा। हाशिर लिंग में धातु नु ही है, दीर्घ ही है। अकृत सार्वधातुकों से दीर्घ करोगे तब भी दीर्घ कोई दीर्घ हो पाएगा, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। और नुयात नुयास्ताम नुयासु नुया नुयास्ताम नुयास्ता नुयासम नुयास्म नुयास्मा। और लुंग में अनुवीत है, ये भी गंगटाद्य में पड़ी गई है। तो यहाँ पर अनौवीत मत बना लेना, सची वृद्धि प्रश्न पदेशु है वो नितवत हो चुकी है। तो अनुवीत अनुविष्टाम अनुविशु अनुविहि अनुविष्टम अनुविष्टा अनुविषम अनुविशो अनुविष्मा। और लिंग में अनुविष्यत अनुविष्यताम अनुविष्यन अनुविष्य अनुविष्टम अनुविष्य अनुविष्यम अनुविष्याव अनुविष्यामा। ठीक है, तो आज भैया इतना पढ़ा दिया। आज कुटादी गण यही समाप्त होता है। ठीक है, कल से हम मत्स्य धातु को पढ़ेंगे इससे आगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे अब कल करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल राजेश जी, हम आपसे अवश्य बात करेंगे। मैं उस समय थोड़ा ये बना रहा था, है स्वाध्याय कर रहा था, तो मैं सोचा ये पाठ लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने बाद में बात करते हैं। तो ठीक है, समापन करते हैं। चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी। महादेव प्रकाश जी।